पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के अंदर मतदान संपन्न हो चुका है और अब मतगणना की प्रक्रिया 8 तारीख को होगी। 8 अक्टूबर को जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो सरकार को आगे कैसे चुनेंगे और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, उसका चयन कैसे होता है, कौन करता है, ये बहुत अहम जानकारियाँ हैं। और मुख्यमंत्री की ओथ, सरकार का गठन, इसके लिए संवैधानिक रूप से कितना समय मिलता है चुने हुए दल के नेता को। बातचीत करेंगे रामनारायण यादव से। रामनारायण यादव जो हैं हरियाणा विधानसभा से स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं, पंजाब विधानसभा से एडवाइज़र के रूप में सेवानिवृत्त हैं। बातचीत करेंगे यादव साहब से। यादव साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, अगर कहा जाए कि अब मतगणना के बाद 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा की सरकार के चयन प्रक्रिया शुरू होगी, इसमें प्रोटेम स्पीकर का चयन प्रक्रिया रहती है, सरकार का गठन कितने दिनों में होता है, ये जवाब जो है आम जनता के लिए आपसे जानना चाहते हैं हम। देखिए धरनी जी, सबसे पहले तो यह है कि सबको पता है कि कल हमारे हरियाणा के इलेक्शन पूरे हो चुके हैं। हरियाणा की विधानसभा पहली 14 वो 2-2.5 महीने पहले भी डिसॉल्व हो चुकी है, तो विधानसभा है नहीं। इसलिए जो भी कोई गवर्नमेंट आएगी, जैसा कि अब न्यूज़ में आ रहा है, अगर आ गई एब्सोलूट मेजोरिटी के साथ तो वो बहुत जल्दी ओथ ले लेंगे। अगर कोई हंग आई हमारी असेंबली तो उसमें भी टाइम लग सकता है, इतना फ़र्क हो जाता है। लेकिन जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन किए कि सबसे पहले तो एक मेंबर को, मैं आपको ये बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए सभी की, कि किसी मेंबर को अपने पूरे राइट लेने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 तो उसे इलेक्शन जीतना पड़ता है, फिर माननीय सदस्य को तब नोटिफिकेशन होती है इलेक्शन कमीशन की सेक्शन 73 रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंडर, तब दूसरी स्टेज वो वहाँ कंप्लीट करते हैं। तीसरी स्टेज जो मेंबर्स को कंप्लीट करनी पड़ती है पूरे राइट गेन करने के लिए, वो होती है ओथ। ओथ के बगैर वो हाउस नहीं बैठ सकते, पेनल्टी लगती है। तो अब यहाँ से हमारा दूसरा काम शुरू होता है कि जैसे इलेक्शन की काउंटिंग 8 तारीख को है, 8 तारीख को सबको सर्टिफिकेट इलेक्शन के मिलेंगे। उसके बाद में नोटिफिकेशन होगी। नोटिफिकेशन जब इलेक्शन कमीशन करेगा तो राज्यपाल महोदय को उसकी ये कॉपी सौंप दी जाएगी। नोटिफिकेशन कितने दिनों में हो जाती है? नोटिफिकेशन जैसे ही कोई इलेक्शन, जैसे ही सारे रिजल्ट आ जाएंगे, सारे रिजल्ट आने के तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ती है। बेशक 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है, अगर 8 को सारे रिजल्ट आ जाते हैं तो इमीडिएटली वो कर देंगे, चाहे 8 को 9 को किसी भी डेट में कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन के बाद राज्यपाल महोदय के पास आ जाएगी नोटिफिकेशन, फिर वहाँ से गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर मेजोरिटी में कोई पार्टी आ जाएगी तो तुरंत वो क्लेम कर देंगे, क्योंकि हाउस डिसॉल्व है। क्लेम करने के बाद राज्यपाल महोदय उनको टाइम दे देंगे और ओथ हो जाएगी सीएम की। सीएम की ओथ होने के बाद में वो या तो खुद अकेले लें ओथ, या एक से ज़्यादा लें। वैसे तकरीबन होता यही है कि एक से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि 1999 में एक इशू रेज हुआ था जब चौटाला साहब बने थे, वो अकेले ओथ ली थी उन्होंने। फिर वो हाउस में ये क्वेश्चन रेज हो गया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो है नहीं, ये तो काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर है, अकेले थे। खैर वो चीज़ थी, वहाँ इतनी तक ही रह गई थी। तो वो ओथ होने के बाद में जैसे होगी, उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होगा हाउस समन करने का। हाउस समन कर लिया जाएगा। हाउस समन करने के और ओथ के सीएम के बीच में वो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेम स्पीकर हो जाएगा। आर्टिकल 188 में कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति एमएलए, उसको राज्यपाल महोदय ओथ दिलाने के लिए अपॉइंट करेंगे। तो स्पीकर प्रोटेम कोई नाम या कोई टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एक व्यक्ति के लिए स्पीकर प्रोटेम कहा गया, जिसका काम सिर्फ वो दिलाना है और स्पीकर का इलेक्शन कराना है। यहाँ प्रोटेम स्पीकर हो जाते हैं। जब ओथ हो जाएगी, ओथ होने के बाद में फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। या तो स्पीकर साहब का तो जरूरी है, डिप्टी स्पीकर का वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं, जैसे पहले भी अभी भी हुआ है पीछे असेंबली में। तो स्पीकर जिस भी व्यक्ति को बनाया जाए उसके लिए कोई मिनिमम, न्यूनतम योग्यता है कि वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, संविधान का जानकार होना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था है या किसी को भी बनाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बस क्वालिफिकेशन एक मेंबर है, कोई भी मेंबर हो। अभी देखिए कि मेरा तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, ये क्वालिफिकेशन नहीं, ये एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा चलती है। मैं तो मानता हूँ कि मेरिट में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में और नॉलेज में फ़र्क है। मैंने पिछले अपने बहुत ऑनरेबल स्पीकर के साथ काम किया। मैंने जितना अशोक अरोड़ा को कामयाब स्पीकर देखा, मतलब अच्छा स्पीकर देखा है, तो वो तो थोड़े 10th या 12th पास ही थे, तो उन्होंने अच्छा कंट्रोल किया।
अच्छा चला है हाउस, तो इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ मेंबर की ही होती है। आपने अशोक अरोड़ा का जिक्र किया, ऐसी क्या खासियत, क्या विशेषता देखी बतौर स्पीकर अशोक अरोड़ा में? देखिए ऐसे है कि जब कोई एडवाइस किसी को दी जाती है तो ये एक मैं कहता हूँ कि एक ज़्यादातर लोगों का वो होती है धारणा कि जो मुझे एडवाइस दे रखी है वो सही है गलत है, तो मैं इसको, और वो गहराई के साथ जाते हैं, उसमें डिले भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है, या ठीक होने के भी चांस होते हैं। अशोक अरोड़ा जी एक बड़े गुड फेथ के साथ चलते थे, और जो बात उनको कही जाती थी सही कही जाती थी, गलत तो इन्वर्टेंट कोई हो जाती थी तो वो उस पर एक्ट कर लिया करते थे सही बात पर। तो मैंने खुद देखा है कि वाह वाह, अच्छे वो स्पीकर कामयाब हुए थे। आपको क्या लगता है कि अब मतगणना 8 तारीख को है, तो सरकार का गठन, मुख्यमंत्री की ओथ कितने के दिनों में हो सकती है? संभावना, ये कोई कानूनी सवाल नहीं है। देखिए संभावना तो डिपेंड करती है कि मेजोरिटी कितनी आती है। अगर मेजोरिटी आ जाती है तो संभावना तो हो सकता है कि 9th को या 10th को ही ओथ हो जाए, और क्योंकि 10th को तो शायद वो दशमी भी देखनी पड़ेगी, अभी विजयदशमी आ रही है, हो सकता है 9th को ही हो जाए या उसके बाद 11th को हो जाए। ओथ होने के बाद में तुरंत जो प्रोसीजर मैंने बताया था वो स्टार्ट हो जाएगा, और क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी, हाउस डिसॉल्व है तो वो तुरंत कोई भी पार्टी आएगी वो तुरंत फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। एक सवाल और, जो एमएलए फ्लैट्स हैं, जो एमएलए इस सरकार में रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये सरकार भंग हो चुकी है, विधायक अब विधायक नहीं है, कार्यवाहक सरकार है हरियाणा में, तो इसको देखते हुए जो एमएलए फ्लैट रखने का प्रावधान होता है, विधायकों के पास कब तक था, और जो नहीं खाली करते उनके लिए क्या स्थिति रहती है? देखिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता है कि शायद ये 12 सितंबर को जब डिसॉल्व हुई थी तभी विधानसभा ने नोटिस सारे एमएलएज को दे दिया था कि आप 15 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद आपको 150 गुना देना पड़ेगा। और 150 गुना कितना होता है कि करीब 160 रुपये के करीब तो पुराने एमएलए फ्लैट की पर मंथ का है किराया, और 1200 रुपये जो नए हैं उनका किराया है, तो इसका 150 गुना देना पड़ेगा, 150% नहीं, 150 गुना। और इसको माफ़ करने की भी पावर राज्यपाल महोदय पंजाब के, उनके पास जाता है। हरियाणा के राज्यपाल महोदय या स्पीकर साहब को किसी भी पेनल्टी को वेव करने के नहीं है। हाँ, उस बीच में अगर वो कुछ रेगुलर कर देते हैं उस पीरियड को तो वो बच सकते हैं, नहीं तो वो पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी, या वो जीत के आए तो भी उनको रेगुलाइज कराना पड़ेगा या पेनल्टी देनी आपकी पड़ेगी। बातों से दो सवाल निकले, रेगुलर इन्हें कौन कर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, कि हरियाणा के कुछ ऐसे नाम जिनको ऐसी पेनल्टी लगी हो 150 गुना ज़्यादा। देखिए पेनल्टी तो लगी है और उन्होंने जमा भी कर दी है, और सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसको रेगुलाइज करने का स्पीकर साहब का ही पावर है, वो नहीं वो कर सकते हैं, स्पीकर ही स्पीकर। तो नहीं बनेंगे, अगर कोई जीत के आ गया मेंबर, उन्हीं का तो रेगुलर करेंगे ना, तो सभी मेंबर उन्हीं होंगे, वो उसी 90 के 90 उस स्पीकर साहब के। तो रेगुलर करने के ऐसे पहले भी ऐसे किया है कि ही इज़ अलाउड टू कंटिन्यू, जो भी इसका कवर हो गया है। तो जहाँ तक पेनल्टी की बात है, कि पेनल्टी जहाँ तक मेरे याद आ रही है कि वो शिव प्रसाद जी की जो अम्बाला से थे उन्हीं की माफ़ हुई और किसी की माफ़ नहीं हुई। तो वो भी मेरे ख्याल में जब सेंटर में गवर्नमेंट थी, अपनी वाजपेयी जी थे शायद पीएम, गवर्नर साहब को कह दिया हो तो तब हुई थी, और किसी की पंजाब में शायद भट्टल साहब की हुई हो और किसी की नहीं हुआ। पंजाब के पास क्यों जाता केस? इसलिए कि जो एमएलए फ्लैट्स हैं वो चंडीगढ़ के क्षेत्राधिकार में है, वो उनकी ज़मीन पर है। देखिए उसका जो डे टू डे वर्क काम है वो तो है दोनों स्टेटों के पास, हरियाणा और पंजाब की विधानसभा देखती हैं मेंटेनेंस और सब कुछ, और तय भी वही करते हैं इसका जो रेंट है, लेकिन इसका रेंट जाता है यूटी को, कुछ यूटी को ही जाता है, ये बिल्डिंग यूटी की हैं, उन्हीं का कंट्रोल है इसके ऊपर। तो इस वजह से इसकी जो माफ़ करने की पावर है वो राज्यपाल महोदय के पास पंजाब के। कितने एमएलए फ्लैट्स होंगे, कुछ आइडिया है आपको, नए और पुराने? ये अराउंड 62 के आसपास हो गए हैं अब, और कुछ एमएलए हॉस्टल हैं। तो इस बार तो पूरे हर मेंबर को मिल जाते हैं, मिनिस्टर और चेयरमैन बनने के बाद में हर एमएलए को मिल जाते हैं तकरीबन। इसके अलावा कोई और जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, मतदान के बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया की हो, हमारे दर्शकों को आप एक्सक्लूसिवली देना चाहें? देखिए ये तो जो मैं बात अभी तक बताई है वो तो इस पोजीशन में है कि अगर फुल मेजॉरिटी के साथ कोई पार्टी आ गई तो वो इस तरह अपनी सरकार बना लेंगी। अगर कोई हंग असेंबली आती है और पार्टी किसी को
गवर्नमेंट फॉर्म करने में मुश्किल आती है तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी राज्यपाल महोदय जी के सामने भी और उन पार्टियों के सामने भी। उस टाइम पर इनको राज्यपाल महोदय को 3 चीज़ों पर कंसिडर करना पड़ेगा। मेन पहले एक राज्यपाल महोदय की 1970s के आसपास की एक कमेटी की रिपोर्ट है, उसके बाद सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, और इन सब का बिल्कुल और इम्प्रूव्ड जो गाइडलाइंस जारी की है वो पुंछी कमीशन ने की है। पुंछी कमीशन के हिसाब से जो ये गवर्नमेंट फॉर्म करने का एक रास्ता दिखाया गया है, उसके हिसाब से होगा, अगर कोई मेजॉरिटी फुल लेकर नहीं आती है पार्टी तो। धन्यवाद रामनारायण यादव जी। तो ये हैं रामनारायण यादव, संविधान के अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी, और इन्होंने प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, विधानसभा के गठन की प्रक्रिया अब क्या रहेगी, इन सब चीज़ों पर पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।